अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। आशा करती हूं आप सब भले चंगे होंगे और बहुत मजे में आपकी तैयारी हो रही होगी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का डेली करंट अफेयर एनालिसिस और डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जाम रिलेटेड क्या है हमारे लिए खास। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को, जिसका कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है, कुछ ने गलत दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा 312। ओके, आप इसको मैच कर लीजिएगा अपने गिवन आंसर से। चलते हैं अपने खबरों पर। हमारी जो सबसे पहली आज की न्यूज है वो है सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स वाइडनिंग ऑफ 3 चार धाम हाईवेज। ठीक है, जो हमारे 4 धाम हाईवेज थी उनकी जो विड्थ थी उनको और वाइड करने का जो हाईवे बन रहा था, जो इन प्रोसेस था, उसको अप्रूवल दे दिया है किसने? हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज है। ठीक है, और इट विल फैसिलिटेट द क्विक मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। क्या फायदा होगा इससे? वो यही होगा क्योंकि चूंकि जो ये हमारे हाईवेज हैं ये कहीं ना कहीं आगे जाकर नॉर्थ में जो है चाइना के बॉर्डर के आसपास जो हैं ये जाते हैं, तो इसलिए ये हमारी ट्रूप्स के लिए भी एक फायदेमंद रहेगा। अच्छा, जो 3 ये हमारे चार धाम हाईवेज थे, इसको मैंने अपने करंट अफेयर एनालिसिस में डिटेल में बहुत कवर किया था, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज की न्यूज तक ही सीमित रहेंगे कि भाई क्या है इसका। तो हमारे 3 हाईवेज थे। पहला था ऋषिकेश टू माना, ठीक है। दूसरा था हमारा ऋषिकेश टू गंगोत्री, और तीसरा था हमारा टनकपुर तो पिथौरागढ़। ठीक है, ये 3 हाईवेज को और चौड़ा किए जाने की बात हो रही है। जो पहले प्रोजेक्ट पास हुआ था उसमें कहा गया था कि 5.5 मीटर की चौड़ाई यानी कि विड्थ होगी। ठीक है, बट अब उसको कंसिडर किया गया है कि उसे हम 7 मीटर की विड्थ और 1.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर ऑन ईदर साइड जो है करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो दिस वाज द डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस न्यूज। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये डिसीजन था और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। ये हुआ है इसमें क्यों? क्योंकि ये आगे जाकर इट बिल्ड अप अलोंग दी इंडिया चाइना बॉर्डर। ओके, अब आपके लिए मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, वो ये कि भाई इंडिया चाइना बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, कौन सी लाइन कही जाती है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताना है। जैसे आप से मैं डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, उनमें से आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, और कुछ खास बहुत नहीं है इस न्यूज में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी दूसरी खबर। हमारी दूसरी खबर है आरबीआई अशर्स इन करेक्टिव एक्शन स्कीम टू बेटर कंट्रोल दी एनबीएफसीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं बेसिकली हमारी, उससे रिलेटेड ये खबर है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का इशू है ये, और इसमें क्या हुआ है ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूं कि आरबीआई ने अनाउंस किया है कि इट विल टेक अ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज। ठीक है, और ये जो फ्रेमवर्क होगा ये किसे एप्लीकेबल होगा? तो ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फर्म्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल किसे है, एक तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इसके अंदर एक्सक्लूडेड कौन कौन से हैं। एक्सक्लूडेड की अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज, दोज एनबीएफसीज विच आर नॉट एक्सेप्टिंग और नॉट इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट पब्लिक फंड्स या प्राइमरी डीलर्स या हाउसिंग फाइनेंस फर्म्स अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ओन्ड वंस। ठीक है, इनको जो है एक्सक्लूड किया गया है, इनको इस फ्रेमवर्क से बाहर रखा गया, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। ओके, अब जो पूरा ऑब्जेक्टिव था ये पूरी की पूरी फ्रेमवर्क लाने का, वो क्या था?
तो वो ऑब्जेक्टिव था कि टू इनेबल सुपरवाइजरी इंटरवेंशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, या उसको हम कह सकते हैं टू इनेबल इंटरवेंशन, टू गिव देम हेल्प एंटिटीज विच कैन अप्लाई टाइमली रेमेडीज। ठीक है, ये चीजें थी। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें उठ कर आती हैं आपके लिए वो ये कि एक बार जरा सा आप आरबीआई को देख लेना और एनबीएफसीज को देख लेना। ठीक है, ज्यादा कुछ खास इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी कई बार कवर कर रखा है। अच्छा, जो लार्ज एनबीएफसीज होती हैं, एक और चीज, उनके लिए जो लिमिट सेट की गई है वो है 25,000 करोड़ से अधिक, एक्सीडिंग 25,000 करोड़। ठीक है, ये एक और चीज यहां पर आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी मैंने हाईलाइट किया है, एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल न्यूज नहीं है, बट हाँ, भूले भटकाए कभी भी कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है। आरबीआई इज इंपॉर्टेंट, तो आरबीआई के फंक्शन सिर्फ यहां पर देख लेना। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं हमारी तीसरी खबर क्या है। हमारी तीसरी खबर थोड़ी सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है इशू हमारे जीएस पेपर 2 IR का। ओके, और पिछले कुछ दिनों से आप अगर न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, हमारा करंट एनालिसिस फॉलो कर रहे होंगे, तो डेली बेसिस पे आईआर की न्यूज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो रही है। ठीक है, मतलब हर दूसरी न्यूज जो है वो कहीं ना कहीं आईआर को रिलेटेड होती है। तो यहां पर क्या हुआ है, आपको पता होगा यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा अंग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग कहा जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, इससे पहले जो है कुछ दिन पहले न्यूज भी आई थी कि इंडिया को इसके तहत एक स्टेटस दिया गया है। तो आपको मुझे बताना है कि इंडिया को कौन सा स्टेटस दिया गया है यूएनएससी के अंदर या फिर यूएन के अंदर। जो भी आपको न्यूज याद हो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं ऐसी टॉपिक से रिलेटेड हो, यूएन और इंडिया रिलेटेड अगर कुछ भी डील हुई है, कुछ भी आपको याद है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब मुद्दे पर आते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। तो देखिए, एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, किसके द्वारा, आयरलैंड और नाइजर द्वारा जो है एक रिजोल्यूशन पास किया गया which was rejected by 12 nations। ठीक है, 12 मेंबर्स जो हैं यूएनएससी के, उन्होंने इस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजोल्यूशन के तहत ये था, इंडिया का ऐसा कहना है कि भाई ये जो ड्राफ्ट है आपका, ये कहीं ना कहीं यूएनएससी को क्लाइमेट से लिंक कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये लगा लो आप कि एक शिफ्ट हो रही है वहां पर क्लाइमेट से सिक्योरिटी की तरफ, जो कि यूजलेस है। यूएनएससी इज लाइक कोई मतलब ही नहीं है ना। लिंक जो बात हुई थी वो यही हुई थी कि देखिए, जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है यूएनएससी का, उसको लिंक करने की क्या जरूरत है क्लाइमेट से सिक्योरिटी को। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अगर पहला पैराग्राफ देखो तो यहाँ पर पूरा समझाया भी गया है कि it was an attempt to shift climate talks from UNSC on UNFCC, ठीक है, to Security Council। मतलब ये कि जहां आपको भाई सिक्योरिटी की बातें करनी चाहिए वहां आप क्लाइमेट डिस्कस कर रहे हो, जहां क्लाइमेट डिस्कस करना चाहिए वहां सिक्योरिटी कर रहे हो। ये क्या मतलब माजरा है। तो इसके अगेंस्ट इंडिया ने आवाज उठाई, और सिर्फ इंडिया नहीं, इस पूरे रिजोल्यूशन को 12 और मेंबर्स ने रिजेक्ट किया, जिस वजह से ये रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ठीक है, अब जो हमारा आयरलैंड और नाइजर है, बेसिकली इनके साथ साथ जो वोटिंग हुई थी, ठीक है, इन्होंने जो रिजोल्यूशन उठाया था उस पे इंडिया के अलावा और जो मुख्य देश थे जिन्होंने स्टेप लिया, पहला तो हमारा रशिया ही था। ठीक है, इंडिया और रशिया दोनों ने सबसे पहले इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई, और चाइना ने बोला कि भाई हम तो वोट ही नहीं करेंगे। चाइना एब्सटेन्ड इटसेल्फ फ्रॉम वोटिंग। तो 3 तो हमारे मेन यही मेंबर्स हो गए। इसके अलावा जो मेंबर्स थे उनमें भी और भी मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, और ऑब्जेक्टिव इसका यही कहा गया था कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो इस पूरी डिबेट को ऑर्गेनाइज किया गया था, उसका ऑब्जेक्टिव था टू एग्जामिन हाउ टेररिज्म एंड सिक्योरिटी रिस्क कुड बी लिंक्ड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एज पर अ कॉन्सेप्ट नोट सर्कुलेटेड बाय द नाइजर, क्योंकि नाइजर ही अभी जो है हेड कर रहा है, जो चेयर है बेसिकली उसको, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हुई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा किससे रिलेटेड, इस पूरी डिबेट से रिलेटेड नहीं आएगा, वो आएगा यूएनएससी या उसका क्या स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आ सकता है, क्या उसके फीचर्स हैं उससे रिलेटेड आ सकता है। तो चलिए फटाफट से डालते हैं एक नजर यूएनएससी के बारे में, उसके की हाइलाइट्स पर। सबसे पहले हम समझेंगे यूएनएससी है क्या। तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 6 प्रिंसिपल
ऑर्गन्स हैं, राइट। 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन है, जिसमें से यूएनएससी एक है। और यूएनएससी के जिम्मा जो काम है ना, वो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का। ओके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कैसे हमें मेंटेन करना है, ये काम है यूएनएससी का। और ये भी रिकमेंड करता है एडमिशन ऑफ न्यू यूएन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली, ठीक है। और जो यूएनएससी है, मैं आपको बता दूं, एक खास फीचर है इसका कि भाई यूएनएससी इज द ओनली बॉडी ऑफ यूएन विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रिजोल्यूशंस, ठीक है। और कोई भी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी के पास ये अधिकार नहीं है सिवाय यूएनएससी के। यूएनएससी आपके ऊपर बाइंडिंग रिजोल्यूशंस दे सकता है ऑन दी मेंबर स्टेट्स, ठीक है, जो भी हमारे मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अलावा जो इनकी पावर्स हैं उनमें पीस कीपिंग ऑपरेशंस आते हैं, सबसे मुख्यतः सिक्योरिटी और पीस कीपिंग है। दूसरा, इनैक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस है कि भाई वो सैंक्शंस लगा सकता है, क्यों लगे हैं उसको देख सकता है। और तीसरा जो है वो है ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शन, ठीक है। और जैसा यूएन है वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है, मतलब कि जिस प्रकार से यूएन को इस्टेब्लिश किया था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल को भी इस्टेब्लिश किया गया। व्हाई? टू एड्रेस द फेलिंग्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, कि वर्ल्ड में पीस बनाने के काम में जो हमारे लीग ऑफ नेशंस थे वो क्यों फेल हो गए, उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए यूएनएससी बनाया गया। दूसरी चीज कि इसने अपना पहला सेशन हेल्ड किया था कब? 17 जनवरी 1946 में, ओके। और उसके साथ साथ जो इन मुख्यतः चीजें हुई थी वो ये कि जो कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, उसको मोस्टली जो है पैरालाइज कर दिया गया था इसके तहत, ओके, मतलब उसको रोक दिया गया था। अब अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट। 5 आर दी परमानेंट मेंबर्स, जिनके नाम हमें पता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, ओके। अब हमें ये जानने हैं कि इनके जो मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, उनका नाम आपको मुझे बताना है। नेम ऑफ अदर 10 मेंबर्स, ठीक है, जिनका टर्म बेसिकली जो है, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका टर्म जो है बेसिकली 2 साल के लिए होता है, ओके। अब परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनके पास वीटो पावर होती है फॉर एनी सब्सटैंटिव रेजोल्यूशन एंड इंक्लूडिंग दोज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट ऑल्सो, ठीक है। जैसे कि अगर कोई नया स्टेट एडमिट किया जाना है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है, तो उनके लिए भी इनके पास वीटो पावर होती है। और जो 10 हमारे मेंबर्स होते हैं जो कि हम नॉन परमानेंट कहते हैं बट मेंबर्स होते हैं ऑब्वियसली, उनके लिए 2 साल का टर्म चूज किया जाता है। और उनके पास जो है प्रेसिडेंसी जो है बेसिकली वो रोटेट होती रहती है। और इसी तहत में प्रेसिडेंसी अभी एट प्रेजेंट जो है वो रोटेट हो रही है। और उसके तहत ही, इसी प्रेसिडेंसी के तहत ही जो है ये डायलॉग स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर बातचीत होनी थी, डिबेट होना था, और जहां पर इंडिया ने अपना स्टैंड लिया। तो देखिए, मुद्दा ये है कि इंडिया को जहां स्टैंड लेना होता है वहां इंडिया स्टैंड लेता है, लेकिन ऐसी जगह है जहां इंडिया को लगता है कि भाई यहां हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं मूर्खता होगी, वहां इंडिया क्या करता है, वहां इंडिया अपनी नैम पॉलिसी को अपनाता है। नैम पॉलिसी आज के एडिटोरियल में भी है, उसको काफी डिटेल में समझाया भी है सर ने, तो प्लीज आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी, और आपको जो यहां पर मैंने काम दिया वो है आपको मुझे 10 मेंबर्स के नाम बताने हैं इन 5 के परमानेंट के अलावा, ठीक है। हो जाएगा, इजी है आई गेस, आपको मतलब बहुतों को तो इनफैक्ट उंगलियों पर याद भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अपनी अगली खबर। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है 11 स्टेट और एक यूटी के डिस्प्यूट से रिलेटेड। सेंटर ने लोकसभा में ये पॉइंट किया है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने इन्फॉर्म किया है कि भाई जो हमारे कुछ 11 स्टेट हैं और एक यूटी है जहां पर आपस में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बाउंड्रीज को लेकर के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो ये इशू है हमारे जीएस पेपर 2 का, इंटर स्टेट डिस्प्यूट है, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज की बात की गई है। और हुआ ये है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट पर क्लेम कर रहा है, दूसरा स्टेट पहले वाले पर काउंटर क्लेम कर रहा है, और यही सारी चीजें वायलेंट एक्टिविटीज में
वायलेंस केसेस में जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। तो जो मेन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है आपका प्रीलिम्स लेवल पर आप देख सकते हैं वो ये कि वो कौन से 11 स्टेट प्लस 1 यूटी हैं, और यहाँ पर इनका नाम भी दिया हुआ है, हमारा है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राइट। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये याद रखिए, देखिए इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो हैं वो कई मुद्दों पर लेकर के हो जाते हैं, ठीक है। आपस में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं स्टेट्स में, इनफैक्ट कई बार सेंटर स्टेट डिस्प्यूट भी होते हैं, राइट। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स भी बहुत बार होते हैं। तो ये पूरा मुद्दा जो है हमारा वो इसी पे आता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉर्डर को ही लेकर किया जाए, कई बार माइग्रेशन को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, कई बार जो है हमारा वाटर को लेकर डिस्प्यूट होता है। जैसे अभी हमने केन बेटवा प्रोजेक्ट पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में, राइट, कि भाई सदियों से चला आ रहा है, डिकेड से चला आ रहा है, ये इशू बहुत लंबा इशू है, ठीक है। देन उसके बाद कई बार जो है ये हमारा बॉर्डर इश्यूज हो जाता है। तो तमाम इसमें भी बाइफरकेशंस है कि किस मुद्दे को लेकर क्या डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो हमें समझना है। और जो मेन बॉर्डर इश्यूज जो हैं या टेरिटरीज को लेकर जो इश्यूज हैं कि नहीं भाई ये एरिया हमारा है, ये एरिया आपका है, आपका बॉर्डर यहाँ तक है, उसके उधर ही आपको, तो वो हमारे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। दूसरा हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है यूटी ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि जो यूटी की बात की गई है वो हमारी सबसे रिसेंटली क्रिएटेड यूटी है, यूटी ऑफ लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, असम, मेघालय, असम, मिजोरम। तो सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को हम यहाँ पर देखें तो वो है हमारा असम के साथ, ओके। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत जो है ये भी बोला गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स को कि भाई अपने कंसर्न्ड इश्यूज को जो है आप रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, रादर देन क्रिएटिंग अ होल इशू, ट्राई टू रिजॉल्व इट एट योर ओन लेवल। अदरवाइज तो भाई हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो करेगी ही करेगी। सिर्फ इतनी ये खबर थी। अब आपके जिम्मा यहां पर ये काम है कि आप मुझे बताओगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से आर्टिकल्स हैं जहां पर सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट्स की बात की गई है, ठीक है। ये एक छोटा सा काम आपको करना है, फटाफट से कर डालिए आफ्टर द लेक्चर फिनिशेस। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर आंसर करिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस स्पेसिफिक भी इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे चलते हैं। हमारी जो अगली खबर है वो है यूएपीए से रिलेटेड। यूएपीए को हमने पिछले हफ्ते बहुत डिटेल में कवर किया था, क्योंकि 2-2, 3-3 दिन इससे रिलेटेड न्यूज आई थी, और उसी को फॉलो अप में एक और न्यूज आज आई है। इसमें कहा गया है कि ओवर हाफ ऑफ यूएपीए डिटेनीज आर अंडर 30, यानी कि जो भी यूएपीए में के तहत जो लोग अरेस्ट किए जाते हैं उनमें से 53% लोग जो हैं वो बिलो दी एज ऑफ 30 ईयर्स हैं, ठीक है। और ये जो अरेस्ट हुए ये हुए 2018, 19 और 20 में, ठीक है। अब ये जो अरेस्ट हुए इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर दी है, ये मोस्ट अरेस्ट इन यूपी की मैक्सिमम अरेस्ट जो है वो बिलो 30 एज वाले भी यूपी में है। अब आपने अगर इस न्यूज को फॉलो किया होगा तो जो मैक्सिमम अरेस्ट ओवरऑल होते हैं वो भी यूपी में ही सबसे ज्यादा हुए थे, और जो 30 साल से कम के लोग हैं वो भी सबसे ज्यादा यूपी में ही हैं। समझते हैं फटाफट से यूएपीए होता क्या है। तो यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात की गई है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को पास किया गया था कब? 1967 में। उसका एम था इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है उनकी रोकथाम, ओके। दूसरी चीज, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हैं ये क्या होती हैं? सो अनलॉफुल एक्टिविटीज उन एक्टिविटीज को कहते हैं, उन एक्शंस को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल या एसोसिएशन द्वारा लिए जाते हैं टू डिसरप्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एज वेल एज सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। भारत की जो इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको जो चीजें डिसरप्ट करती हैं, जो डिसरिगार्ड करती हैं, उनको हम कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज। ये डेफिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो ये एक्ट है ना, ये
क्यों मतलब इतना चर्चित है? क्योंकि ये एक्ट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी एक बहुत बड़ी पावर दे देता है। वो पावर ये है कि इस एक्ट के तहत हमारी जो सेंटर है वो एक्टिविटीज को जो है अनलॉफुल जो है वो करार दे सकती है। वो कह सकती है कि भाई आपकी फलाना एक्टिविटी है, इट इज अनलॉफुल। और वो ये कैसे कहेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि वो एक ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर करके, एक ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर करके जो है वो ये बता सकते हैं कि भाई ये जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी 1 2 3 XYZ, दीज आर दी अनलॉफुल एक्टिविटीज, और ये मान्य होगा। ये पावर देता है हमारा UAPA एक्ट। ठीक है, इसको हमने बहुत डिटेल में कवर किया। अगर जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप पिछले हफ्ते के जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो करंट अफेयर एनालिसिस है, उनको जाकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। आगे चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है कोविड-19 पिल से रिलेटेड। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर इंटरनेशनल उसमें सिनेरियो में ये बात की गई है। फाइजर जो कंपनी है, राइट, इन्होंने अपनी कोविड-19 पिल्स निकाली और कहा है कि दे आर 90% इफेक्टिव। जो ट्रायल्स हुए हैं हमारे हॉस्पिटल्स में या इधर उधर, वहां पर ये इफेक्टिव हैं अगेंस्ट दी फास्ट स्प्रेडिंग, ठीक है, ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ। यानी कि जो फाइजर वैक्सीन की, जो फाइजर कंपनी की जो ओरल पिल आई है जिसका नाम है पैक्सलोविड, मतलब नाम तो नहीं है अभी, ये कहा गया है कि ये पैक्सलोविड के नाम से जो ये ट्रीटमेंट है ये मार्केट में सेल आउट होगा। ठीक है, और इसके अलावा यूएस में अभी तक कोई भी ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पैक्सलोविड यूएस की पहली एंटीवायरल ओरल ट्रीटमेंट है। ठीक है, पिल है, ओके, और 90% इफेक्टिव है। ये बात है इस पूरे न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पर ध्यान हमें ये देना, आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया में ऐसी कोई ओरल ट्रीटमेंट है या जिसका निर्माण हुआ है, जिस पे ट्रायल्स चल रहे हैं? अगर है तो उसका नाम क्या है? ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो आई होप आपको इसका आंसर भी पता होगा। फटाफट से अपना फोन उठाइए और कमेंट कर डालिए। अगर लैपटॉप से आप हमें देख रहे हैं तो वहां भी कमेंट सेक्शन में जाइए और ये नाम हमें बताइए। देखिए, अभी तक इंडिया वाला जो पिल था, जो जिस पर काम हो रहा था, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, लेकिन सिंस यूएस में भी आ गया है तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द नेम। सो जस्ट लाइक गो कमेंट एंड टेल मी। अगर नहीं पता है तो सर्च करिए, ढूंढिए कि आखिर वो क्या नाम था और मुझे बताइए फटाफट से। मैंने आपको ये पढ़ाया है, मैं आपको इतना बता रही हूँ। और इसके जो सेकेंड ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं पैक्सलोविड के, और फाइजर ने अपना डेटा जो है वो यूएस FDA को पिछले महीने जो है सबमिट कर दिया था, ये कहते हुए कि भाई इमरजेंसी यूज में इस मेडिसिन को यूज के लिए अलाउ किया जाए, ऑथराइज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। ये हमारे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं डेली सीरी रिचुअल्स के तहत, बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, ओपन एनालिसिस, डेली करंट अफेयर्स, डेली एक्सप्लेनर और MCQs, और वीकली बेसिस पे हम आपके लिए लाते हैं आस्क मी एनीथिंग एंड डिकोडिंग UPSC लेक्चर्स। आई होप आप लोग हमें देख रहे हैं और आपके रिस्पॉन्सेज तो हम तक पहुंच ही रहे हैं, बट कोशिश करिए और ज्यादा खुद को खोलने की और हमसे जुड़ने की। आप इस लेक्चर का जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। समन्वय का जो हमारा लिंक दिया होगा फर्स्ट कमेंट बॉक्स में, आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, उसको सेव कर लीजिए। वहां पर एक फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लास्ट में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप हमारे डेली बेसिस पे उस लिंक को सेव कर लीजिए। ठीक है, बुकमार्क कर लीजिए, आप डेली बेसिस पे वहां से अपना अपडेट कर सकते हैं जितने भी आपके जो भी PDFs हमारे प्रोग्राम्स जा रहे हैं उसके रिलेटेड। तो आई होप आपको आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें आंसर्स जरूर बताएं जो भी हमने आपसे पूछा, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन से आपको टाइम टू टाइम जो भी हमारे प्रोग्राम्स लाइव होते हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.